गुड मॉर्निंग एमसीएल। नमस्कार दोस्तों, मैं मंगेश शेलार आपका होस्ट आज के इस एमसीएल ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। परिवर्तन ही स्थायी है, शाश्वत है और यही सृष्टि का नियम भी है। यही देखिए ना, भारत का गौरवशाली इतिहास जहां हर गांव स्वयं पूर्ण था और चारों ओर खुशहाली थी। फिर आया कालखंड अंग्रेजों की हुकूमत का और अब दौर है भारत के उज्जवल भविष्य की ओर मार्गक्रमण करने का। दोस्तों, आज एक अरसे के बाद भारत में बहुत ही पोषक वातावरण है उद्योग और व्यवसाय के लिए। दोस्तों, आज हमारे देश में नौकरी मांगने वालों की नहीं बल्कि रोजगार देने वालों की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसीलिए आज स्टार्टअप्स को बड़ी इज्जत मिल रही है आज हमारे देश में। और इसीलिए जो कोई भी अपने समाज, अपने देश को कुछ योगदान करने की चाहत रखता है, उसके लिए व्यवसाय एक सबसे बड़ा विकल्प है। दोस्तों, उद्योग व्यवसाय का मतलब है जोखिम उठाना। प्रकृति के विधान में सुरक्षा नहीं होती, प्रकृति हमें जोखिम लेना सिखाती है। लेकिन इंसान जिन्होंने अपने गांव में, अपने शहरों में सुरक्षा डेवलप कर ली है, माना कि थोड़ी बहुत सुरक्षा अपनी जिंदगी में होना जरूरी है, लेकिन प्रकृति के जो नियम है वो खतरों पर और जोखिम पर टिके हुए हैं। दोस्तों, आज जो कोई भी ये जोखिम उठाने के लिए तैयार है, मेरे हिसाब से वही असली एंटरप्रेन्योर है। भारतीय उद्योग जगत में टाटा, बिरला, रिलायंस, गोदरेज, बजाज, महिंद्रा, ये सब आज एक ब्रांड बन चुके हैं, लेकिन इन सभी को कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और आज भी अपने व्यवसाय को चलाने और आगे बढ़ाने के लिए रोजाना इन्हें जोखिम उठानी पड़ती है। और ऐसी ही एक जोखिम उठाई है एमसीएल ने। क्या दोस्तों, दूसरे स्टार्टअप्स की तरह एक आध डेमो प्रोजेक्ट लगाकर इन्वेस्टर्स का रेड कारपेट स्वागत करने के बजाय भारत के अलग अलग तहसीलों में ऐसे सैकड़ों हजारों प्रोजेक्ट्स लगाकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी और भारत की अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रही है एमसीएल। चंद नौकरियां नहीं बल्कि लाखों को रोजगार देने वाले हजारों एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दे रही है एमसीएल। किसान, महिला, युवा और भारत के हर परिवार में उनका आर्थिक विकास हो, इसके लिए कोशिश कर रही है एमसीएल। और दोस्तों, ये प्रयास निरंतर जारी है। आने वाले दिनों में बदले हुए भारत की शिल्पकार बनेगी एमसीएल। तो दोस्तों, चलिए मिलकर आगे बढ़ाते हैं इस प्रयास को। कैसे, जानते हैं आज के इस सेशन से, जो है रेवोल्यूशन टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन एपिसोड 30। लेकिन इसके पहले चंद महत्वपूर्ण बातें आज के इस वेबिनार के बारे में। दोस्तों, यह वेबिनार एक टेलीविजन प्रसारण की तरह है जिसमें आप सभी मुझे देख और सुन सकते हैं, लेकिन मैं आपको देख नहीं सकता। दोस्तों, आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि आप अपना अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें। अपने साथ एक पानी की बोतल, नोटपैड और पेन रखें। और एक जरूरी सूचना, दोस्तों, चैट बॉक्स में दी गई लिंक के ऊपर जाकर आपका फीडबैक हमारे साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एमसीएल प्रोजेक्ट्स वीडियो के साथ। प्रकृति हमारे जीवन का मूल है। जैसे वन्य जीव, पेड़ पौधे, जल, भूमि, वायु, मानव, ये सब पर्यावरण का एक भाग है। वैसे ही मैं भी पर्यावरण का एक हिस्सा हूं। कुदरत के वरदान से बना हुआ एक मानवीय आविष्कार हूं। मैं एमकोल हूं, जो पर्यावरण का समतोल बनाए रखने में मदद करता है। एक कोयला पर्यावरण का समतोल कैसे बना सकता है? कोयला स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करता है। कोयला वायु प्रदूषण का कारण बनता है। कोयला प्राकृतिक आवास को नष्ट करता है। फिर कोयला समतोल कैसे बनाएगा? आपके इस सवाल का जवाब मेरे निर्माण के सफर में छुपा हुआ है। यह सफर ऊर्जा में संपूर्णता का है, किसानों में सशक्तिकरण का है, गांव में रोजगार निर्मित का है, देश की आर्थिक उन्नति का है। यह सफर पर्यावरण की रक्षा का है। मेरा
ये सफर जैविक खेती से शुरू होता है। नेपियर घास मेरे उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये फसल उगाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती और इसकी फसल मिट्टी को सशक्त बनाती है। फसल पूरी तरह से तैयार होने के बाद उसे नैसर्गिक तरीके से सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उसके अंदर पानी की मात्रा और कम करने के लिए घास को छोटे छोटे हिस्सों में काटकर भट्टी की गर्म भाप से गुजारना पड़ता है। भट्टी में किसी भी तरह के ईंधन और लकड़ी का इस्तेमाल नहीं होता। उसमें मेरे ही अंश जलाए जाते हैं, जिससे कोई प्रदूषण नहीं होता। नेपियर घास भट्टी में अच्छी तरह से सूखने के बाद आखिरी पड़ाव में मुझे वो रूप मिलता है जो मुझे प्रकृति की रक्षा करने की क्षमता देता है। मैं अपने आप पर गर्व महसूस करता हूं कि मैं एक सामान्य कोयला और लकड़ी से बेहतर जलकर कम से कम राख उत्पन्न करता हूं, जिससे मैं पर्यावरण को प्रदूषण और मानव शरीर को हानिकारक बीमारियों से दूर रखता हूं। हाल ही में आईपीसीसी ने मानवता के लिए कोड रेड की घोषणा की है और इस चेतावनी को नजरअंदाज करना हमारी भूल होगी। प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण का साथ देना हमारी जिम्मेदारी है और इसी के लिए मेरा जन्म हुआ है। चलिए अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बेहतर करते हैं। एमकोल का इस्तेमाल करके उन्नति की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। दोस्तों, अब मैं एमसीएल विजन, मिशन और कोर वैल्यूज पढ़ूंगा। आप सभी से यह नम्र निवेदन है कि आप इसे मेरे साथ दोहराएं, जिसके लिए आप सभी के सामने एक स्क्रीन शेयर की जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं एमसीएल के लिए शपथ। मैं मंगेश शेलार मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड का सदस्य हूं और अपने पूरे होशो हवास में हमारे संगठन के मिशन और विजन को हासिल करने में इसे सफलता दिलाने की शपथ लेता हूं। मैं एमसीएल के प्रत्येक सदस्य के साथ अपने परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करूंगा और एमसीएल में कभी भी किसी भी सदस्य के साथ उसकी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, संप्रदाय, बोली, शैली, मत और सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अक्षमता के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। मैं संगठन के मिशन को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और अपने संगठन को समृद्ध बनाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि संगठन की संस्कृति की रक्षा करने के लिए सभी कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को पूरी अखंडता, योग्यता और समर्पण के साथ पूरा करूंगा। मैं हमेशा एमसीएल के प्रमुख मूल्यों, नीति संहिता और आचार संहिता का पालन करूंगा। एमसीएल के प्रमुख मूल्यों, नीति संहिता और आचार संहिता के खिलाफ किसी भी तरह के गलत आचरण के लिए हर कार्रवाई के लिए तैयार रहूंगा। मैं न्यायोचित आदेशों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करने और काम में किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने का वादा करता हूं। एमसीएल विजन 2030 तक भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। लक्ष्य, एमसीएल एक ऐसी मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो ऊर्जा, पर्यावरण और आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। बुनियादी मूल्य, नवाचार, कुछ नया करना है तो पुराने तौर तरीकों से काम करना बंद करें। पर्यावरणवाद, अगर पर्यावरणवाद के हित में सोचना कोई सिद्धांत है तो इससे बेहतर सिद्धांत दूसरा नहीं हो सकता। देशभक्ति, यह केवल भावना की बात नहीं बल्कि अपने देशवासियों की सेवा करने की योग्यता की बात है। नैतिक आचार संहिता, निष्ठा, हम अपने व्यवसाय में निष्पक्ष, ईमानदार, पारदर्शी रहेंगे और हम केवल सही काम करेंगे भले ही कोई भी आसपास न हो। जिम्मेदारी, हमें जो काम सौंपा गया है उसके लिए हम 100% उत्तरदायी होंगे। साथ ही हम अपने ग्राहक, कर्मचारी, सदस्य, पूर्तिकार और समुदाय सहित सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुराग, हम हर कार्य को मन लगाकर पूरे ध्यान के साथ करेंगे ताकि हमारे उत्पादन, हमारे नवीनीकरण, हमारे परिचालन और व्यवसाय के काम में सबसे ऊंचा मानदंड और गुणवत्ता का पालन हो सके। आदर, अपने सभी हितधारकों के प्रति हम हमेशा विनम्र और भरोसेमंद बने रहेंगे ताकि अपने हर चरण में अपनी प्रगति कर सके। मानवता, हम अपने व्यवहार से यह दिखलाएंगे कि हमारा एक ही धर्म है, मानवता की सेवा।
आचार संहिता। हमारे एमसीएल के मिशन को हासिल करने के लिए एमसीएल से जुड़े हर व्यक्ति को आजीवन इस आचार संहिता का पालन और प्रचार करना चाहिए। गोपनीयता अनुरक्षण। एमसीएल आपको बहुमूल्य जानकारी सिखाती है और बांटती है। उस गोपनीय जानकारियों को अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों सहित किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। आपको जो डिजाइन, ड्राइंग और दस्तावेज बताए और दिए गए हैं उन्हें किसी भी व्यक्ति के साथ बांटने के लिए ईमेल न करें और ना ही इसकी फोटोकॉपी तैयार करें। जितनी जल्दी हो सके घमंड करना छोड़ दें। हमेशा शांत, विनम्र और सभ्य बने रहें। आलोचना, बुराई और परिवाद करना बंद कर दें। एमसीएल समुदाय में किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरी बात न करें। एमसीएल के हितधारकों के बीच हर तरह के आर्थिक व्यवहार को लेकर हमेशा पारदर्शी बने रहे। याद रखें कि हमेशा धनराशि आपके द्वारा किए गए कष्ट की प्रतिफल होगी। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धी कारोबार, एमएलएम, धर्म या राजनीति को बढ़ावा देने वाली बातों की हमारे समुदाय में बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। समय निष्ठा सफलता की कुंजी है। एमसीएल समुदाय द्वारा बुलाई गई हर बैठक के लिए सभी को समय पर उपस्थित रहना चाहिए। ज्येष्ठ और वरिष्ठ जनों के लिए आज्ञाकारी रहे। समुदाय के साथी सदस्यों, कनिष्ठों और महिलाओं की सुरक्षा करें। आपके साथ हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। वास्तविक और निष्ठावान प्रशंसा करें। हमेशा अपने आसपास के लोगों को उनके सकारात्मक गुणों की अन्वेषणा के माध्यम से प्रेरित करें और उन गुणों के बारे में सार्वजनिक रूप से प्रचार करें। समुदाय के साथी सदस्यों पर नजर रखें। यदि आपको कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है तो कृपया इसे लिखित रूप से प्रशासन की जानकारी में लाने से न हिचकिचाएं। उल्लंघन करने वालों को सख्ती से दंडित, निलंबित, निष्कासित किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे आज के सुविचार यानी आज के हमारे थॉट ऑफ द डे की ओर। और आज का हमारा थॉट ऑफ द डे है, इट डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डोंट स्टॉप। जी हाँ दोस्तों, जब तक आप रुके नहीं और आगे बढ़ रहे हैं तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने धीमे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर अपने इर्द गिर्द नजर घुमाओगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर तो दौड़ लगी हुई है। इस रैट रेस में हर कोई अव्वल आना चाहता है, लेकिन इस रैट रेस से अलग रहकर, दूर रहकर जिन्होंने अपना वजूद बनाया वही है हमारे आने वाले अगले स्पीकर। दोस्तों, आज के इस जागतिक महिला दिन के अवसर पर हम इस समस्त एमसीएल परिवार की महिलाओं को हार्दिक बधाई देते हुए मैं ये कहना चाहूंगा, इससे मुझे बहुत ही अभिमान महसूस हो रहा है कि हमारे आने वाले अगले स्पीकर जो एक महिला है लेकिन उच्च विद्या विभूषित, और हमें फक्र है कि आज वह हमारे परिवार का अहम हिस्सा है। तो चलिए स्वागत करते हैं एमसीएल की आन बान और शान, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमसीएल मिस प्राची ढोले। थैंक यू मंगेश सर। नमस्कार, एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। जैसे हम सबको पता है कि पृथ्वी पर जीव की जो उत्पत्ति है वो समुद्र में हुई। समुद्र के बाद में एक जो एनिमल की स्पीशीज आई वो है एम्फीबियंस, यानी ऐसे एनिमल जो समुद्र और पृथ्वी दोनों पे थोड़ा थोड़ा जी सकते हैं। और इसी तरह बाद में जमीन पर जो जीव है वो आने लगे। अगर प्लांट किंगडम में देखते हैं तो समुद्र के बाद में जमीन से पहले इन बीच के अगर कोई प्लांट स्पेसीज है जिसने ये बताया समुद्र के प्लांट्स को कि हम पृथ्वी के जमीन पर भी जी सकते हैं, वो है मैनग्रूव्स, जिसको कांदड़ वन भी बोलते हैं। तो आज की जो कहानी है वो है मैनग्रूव्स की। और मैनग्रूव मैन ऑफ इंडिया जिनको बोला जाता है वो है केरला के मुरुगेसन सर। तो मुरुगेसन ये जो है ये एक मछली मार है जो अपने जिंदगी में मछली की जो है उनकी जो दिन भर की कहानी थी वो यही थी कि जाना है, मछली पकड़ना है और घर पे आना है। उनका जो गांव था वो ऐसे ही समुद्र के जो है मैनग्रूव्स के जो वन जिसको बोलते फॉरेस्ट उसी में बसा था। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे जब भी बाढ़ आती थी तो इनकी लगाई हुई गांव वालों की फसल, उनके घर ये सब बर्बाद होते थे। तो गांव वालों ने ये डिसाइड किया कि हमें यहाँ रहना ही नहीं, और धीरे धीरे वो अपना गांव छोड़ के चले जाने लगे। लेकिन इनको जब ये देखा इन्होंने, तब इन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपना गांव नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मुझे पता है बचपन से जो मैंने देखा है यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो ये है कि मैनग्रूव्स कम हो रहे हैं, जिसके वजह से बाढ़ आती है, बाढ़ की वजह से फिर फसल खराब होती है, घर खराब होते।
इन्होंने डिसाइड किया कि ये वही रहेंगे और मैंग्रोव्स लगाएंगे। आज इनको 9 साल हो गए। 9 साल तक उन्होंने एक ही काम किया, सिर्फ मैंग्रोव। जैसा आप देख रहे हैं कि वो सैपलिंग्स तैयार करते हैं, उनका खुद का नर्सरी है, दिन में सुबह निकलते हैं, मैंग्रोव्स लगाते हैं और रात को घर पे आते हैं। ऐसा उन्होंने आज तक 1 लाख से ज्यादा मैंग्रोव्स केरला के एर्नाकुलम एरिया में लगाए। जब इनको पूछा गया कि इनको आगे क्या करना है, तो इन्होंने एक सिंपल जवाब दिया कि मुझे सिर्फ मरते दम तक मैंग्रोव्स ही लगाना है, जिनकी वजह से आज इनका गांव सुरक्षित है। वहां पे वो खेती कर सकते हैं और बाकी के भी लोग धीरे धीरे आके वहां पे रह रहे। तो ये जो कहानी थी वो थी एकदम सिंपल एक इंसान की, कि उसने क्या डिसाइड किया, उसको कैसे इकोसिस्टम में मैंग्रोव्स के एडिशनल वैल्यू देने हैं। हम अगर देखते हैं कि पूरे दुनिया में जो है 100 साल अगर हमारी पृथ्वी का लाइफ टाइम देखते हैं, तो उसमें से 10 साल ही सिर्फ फॉरेस्ट या प्लांट का लाइफ टाइम है। यानी 90 साल पृथ्वी सिर्फ ऐसे ही थी। 10 साल में प्लांट्स ने आने के बाद में पृथ्वी को इतना हरा भरा बनाया। मैंग्रोव्स की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 0.1% इतना एरिया मैंग्रोव्स ने लिया है। लेकिन इसका इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समुद्र का जो खारा पानी होता है, उस खारा पानी को बर्दाश्त करने की जो ताकत होती है वो मैंग्रोव्स में होते हैं, जिसके नीचे बहुत सारी मछलियां, जीव जंतु ऐसे होते हैं और उनका एक अपना इकोसिस्टम होता है। समुद्र का जितना भी प्रेशर है वो बियर करने की ताकत मैंग्रोव्स में रहती है। इसके वजह से कई इलाकों में सुनामी जो है सिर्फ मैंग्रोव्स के वजह से उसने बर्दाश्त करके गांवों को बचाया। आज जो सबसे ज्यादा देश है जहाँ पे मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, 30,000 स्क्वायर किलोमीटर, वो इंडोनेशिया है। लेकिन भारत में भी 5,000 स्क्वायर किलोमीटर इतना मैंग्रोव्स पाया जाता है, जिसमें और मैंग्रोव्स की बहुत इंपॉर्टेंट जो खासियत है वो ये है कि नॉर्मल पेड़ से 10% ज्यादा CO2 एटमॉस्फेयर लेने की ताकत मैंग्रोव्स रखता है। इस तरीके से ये इंसान ने बताया कि सामान्य तरीके से सामान्य अगर हम सोचते हैं, लेकिन असामान्य इकोसिस्टम को उन्होंने जो है वो बचाया। चलिए अभी बुलाते हैं ऐसे इंसान को जिनका जो एम है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो भले ही हमें असामान्य लगे, लेकिन उसको सामान्य तरीके से कैसे एग्जीक्यूट करना ये उनको पता है। ऐसे अपकमिंग सस्टेनेबल इरा दैट इज एम्पायर, जिसको बोल सकते हैं एमसीएल के एमडी एंड सीईओ डॉक्टर श्याम गोलब। थैंक यू। थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलोब फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट, अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। सबसे पहले आप सभी को अंतरराष्ट्रीय महिला दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों हर साल 8 मार्च को यह दिन अंतरराष्ट्रीय महिला दिन करके सेलिब्रेट होता है। इस दिन को हम महिलाओं का सम्मान करते हैं और महिलाओं ने हर क्षेत्र में जो कंट्रीब्यूशन दिया है, जो काम उन्होंने किया है, उसकी वजह से जिंदगी इतनी बेहतर हुई है, ये दुनिया इतनी बेहतर हो रही है। और इसीलिए इस दिन इन महिलाओं का, इन वुमनहुड का हम सम्मान करते हैं, उनके इस कार्य को प्रणाम करते हैं और उनके कार्य को सेलिब्रेट भी करते हैं। लगभग 111 साल पहले यानी 1913 में पहली बार यह अंतरराष्ट्रीय महिला दिन की शुरुआत हुई। लेकिन यह शुरुआत भी हुई एक आंदोलन की वजह से। एक कई सारे देशों में एक आंदोलन चल रहा था कि स्त्रियों का सम्मान हो, स्त्रियों का जो पुरुषों का जो स्थान है, उसी स्थान पे स्त्रियों को भी स्थान मिलना चाहिए। इसके लिए जेंडर इक्वेलिटी के लिए इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और अल्टीमेटली 1913 में इस दिन को कायम कर किया गया, फाइनल कर किया गया कि इस दिन को हम अंतरराष्ट्रीय महिला दिन मनाएंगे। और सिर्फ जेंडर इक्वेलिटी नहीं, तो महिलाओं ने जो भी योगदान दिया है उसका गौरव इस दिन होगा। और हर साल इसकी एक थीम होती है, इंटरनेशनल थीम। तो इस साल की भी थीम है इंस्पायर इंक्लूजन। तो दोस्तों आप सभी को फिर से एक बार अंतरराष्ट्रीय महिला दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे और एक महत्वपूर्ण दिन है आज हमारे देश का, हमारे भारत का बहुत बड़ा त्योहार है, वो है महाशिवरात्रि। आप सभी को महाशिवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों हमारे देश में जो भी त्योहार होता है, जो भी उत्सव हम सेलिब्रेट करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जो क्लाइमेट से रिलेटेड, जो हमारे प्रकृति से रिलेटेड, या हमारी खेती से रिलेटेड होता है, या हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड होता है।
वैसे भी ये दिन भी वैसे ही है। महाशिवरात्रि का मतलब है भगवान शंकर की बड़ी रात, महान रात। अभी इस दिन को जो साधक है, जो श्रद्धालु है, वो पूजा पाठ करते हैं, उपवास करते हैं। अभी ये दिन अगर हिंदू वर्ष का कैलेंडर हम देखें, हिंदू वर्ष के कैलेंडर के अनुसार ये दिन उस टाइम पे आता है जब उत्तर गोलार्ध में बहुत ज्यादा ठंडी होती है। तो जरूरी होता है कि हम खाना कम खाएं, हम उपवास करें और उस एनर्जी को कंजर्व करें, क्योंकि ये करने से हमारा स्वास्थ्य, हमारी सेहत बेहतर होती है। और बस यही किया जाता है महाशिवरात्रि की, जिस दिन हम उपवास करते हैं और हम ये एनर्जी कंजर्व करके हमारी हेल्थ बेहतर करते हैं। लेकिन और एक काम होता है महाशिवरात्रि में। महाशिवरात्रि में हर पूरा दिन हम श्री शंकर का, भोलेनाथ का, महादेव का एक स्मरण करते हैं, कंटिन्यूअस मेडिटेशन करते हैं, ओम नमः शिवाय। और इसके पीछे भी एस्ट्रोनॉमिकल रीजन है। दोस्तों, ये वो दिन है कि जब सूर्य और पृथ्वी एक स्पेशल इंक्लिनेशन में होती है। और अगर इस दिन आप दिन भर कोई भी मेडिटेशन करते हो तो आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ बहुत बेहतर हो सकती है। और बस वैसे ही होता है कि इस दिन यह नाम का जाप करके, यह मेडिटेशन करके हम अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ भी बेहतर करते हैं, हम स्पिरिचुअल एनर्जी हमारी बढ़ाते हैं। तो आप सभी को फिर से एक बार महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के साथ। दोस्तों, हाइड्रोजन के बारे में अभी बहुत पूरे दुनिया में बहुत उसका प्रचार प्रसार हो रहा है, उसकी मार्केटिंग हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन ही आने वाले दिनों में सबसे इस दुनिया को बचाने वाला ईंधन होने वाला है। हाइड्रोजन ही ऐसा है कि जो नेट जीरो एमिशन ऐसे ईंधन करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन इतना अच्छा ईंधन है कि वो इस्तेमाल करने के बाद कोई प्रदूषण, कोई एमिशन नहीं होता। हाइड्रोजन को इस्तेमाल करने के बाद क्या बनता है? तो सिर्फ पानी। तो ये जो समस्या एमिशन की है, ये जो समस्या आज प्रदूषण की है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसको पूरा अगर सोल्यूशन कोई है तो वो हाइड्रोजन है। आने वाले दिनों में ये हाइड्रोजन हर जगह फॉसिल फ्यूल की जगह लेगा। फॉसिल फ्यूल से जो कुछ हम कर रहे हैं उसको रिप्लेस करेगा। तो आने वाले दिनों में अभी ये जो संकट है क्लाइमेट चेंज का और ग्लोबल वार्मिंग का, इसके ऊपर अगर कोई सस्टेनेबल सोल्यूशन है तो वो है हाइड्रोजन, ऐसे बताया जा रहा है। इनफैक्ट ऐसे भी कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन को लेके पूरी इकोनॉमी आने वाले दिनों में हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंडेंट होगी। आने वाले युग होगा वो हाइड्रोजन इकोनॉमी का होगा। तो लोगों ने एक हाइड्रोजन इकोनॉमी इस शब्द का भी प्रयोग करनी शुरू कर दी है कि आने वाले दिनों में हर इंडस्ट्री, जहां ईंधन लगता है, जहां इंडस्ट्री को फ्यूल लगता है, वहां हाइड्रोजन का उपयोग, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं, हर जगह में। और यह हाइड्रोजन तैयार करना, उसकी निर्मित, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कुछ ये तैयार करके एक बहुत बड़ी इकोनॉमी का जन्म अभी होने वाला है। इनफैक्ट आने वाले दिनों में ये पूरी इकोनॉमी, ये पूरा जो बिजनेस है, ये पूरे हाइड्रोजन के ऊपर निर्भर होने वाला है। इसलिए आने वाला जो युग है वो हाइड्रोजन इकोनॉमी का है। तो इस तरह का सब कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, बहुत जोर से इसके ऊपर पॉलिसीज भी तैयार हो रही है। तो क्या सच में ऐसा होने वाला है? चलिए समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। हाइड्रोजन क्या है? तो हाइड्रोजन एक मूल द्रव्य है। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी चीजें बनी है वो किसी न किसी मूल द्रव्य से बनी। ऐसे 118 मूल द्रव्य मनुष्य ने खोजे। अब इस मूल द्रव्य कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सिल्वर, गोल्ड, ये सब जो बेसिक मूल द्रव्य उसमें आते हैं। और हर चीज बनी होती है इन मूल द्रव्य से। अगर आप पत्थर लोगे तो उसकी भी वो सिलिकेट है, उसका भी मूल द्रव्य है। आप पेड़ लोगे, आप किसी जानवर को लेंगे, व्यक्ति को लेंगे, हर चीज, यानी ये शर्ट, ये सब कुछ जो बना है किसी न किसी मूल द्रव्य से। और वो चीज कौन से मूल द्रव्य से बनी है ये कैसे पता चलता है? तो उसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है उससे पता चलता है कि इसमें कितना कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब कुछ। तो साइंटिस्ट ने इन सभी मूल द्रव्यों को, इसकी खोज करके एक टेबल तैयार किया है, जिसे पीरियोडिक टेबल ऐसा कहते हैं। अभी इस पीरियोडिक टेबल में उन्होंने सभी जो मूल द्रव्य इसको रखा है, उसका टेबल बनाया है। और जैसे जैसे कोई मूल द्रव्य, जैसे उसका एटॉमिक नंबर या अणुभारांक बढ़ता है, उसके अनुसार ये टेबल तैयार किया गया है। तो नंबर 1 पे अगर इस टेबल पे कोई है तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इस दुनिया में जितने भी मूल द्रव्य है, उस मूल द्रव्य में सबसे हल्का मूल द्रव्य है, जिसका एटॉमिक नंबर या अणुभारांक सिर्फ 1 है।
तो ये टेबल अगर आप देखोगे, इस टेबल के ऊपर की जगह जो पीले में नंबर 1 पे है वो हाइड्रोजन है, उसके बाद हीलियम। तो पूरे मूलद्रव्य की शुरुआत ही होती है हाइड्रोजन से। लेकिन दोस्तों पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा, सबसे बहुत बड़े स्केल पे अगर कोई मूलद्रव्य है, अगर कोई वायु है, तो वो भी है हाइड्रोजन। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में लगभग 73.9 यानी 74% जो वायु जिससे ये ब्रह्मांड बना है वो भी है हाइड्रोजन। इनफैक्ट कई सारे ग्रह है, कई सारे तारे हैं जो सिर्फ हाइड्रोजन से बने हैं। हमारा जो सूर्य है, सूर्य भी बना है हाइड्रोजन और हीलियम इससे। तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जो वायु पाया जाता है वो है हाइड्रोजन। लेकिन ये हाइड्रोजन सब दुनिया, जब हम धरती की बात करें, जब इस एटमॉस्फेयर की बात करें, तो ये हाइड्रोजन कभी भी शुद्ध स्वरूप में हमें नहीं मिलता, कभी अकेला नहीं मिलता। इस मूलद्रव्य को बहुत क्लिंजी यानी बहुत चिपकने वाला ऐसा मूलद्रव्य कहते हैं, क्योंकि कभी भी आपको ऐसे ही सिर्फ हाइड्रोजन, शुद्ध हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। ये हमेशा किसी न किसी के साथ चिपका हुआ या किसी के साथ संलग्न ऐसे ही मिलेगा। हाइड्रोजन कई सारी चीजों में, कई सारी चीजों के जब आप केमिकल फॉर्मूलाज देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें हाइड्रोजन है, मैक्सिमम जगह पे हाइड्रोजन है। लेकिन आपको हाइड्रोजन अकेला ऐसा कभी नहीं मिलेगा। तो क्या करना पड़ता है, अगर हमें हाइड्रोजन चाहिए तो जो कुछ चीजें जिसमें आज हाइड्रोजन मिलता है उसको सेपरेट करना पड़ता है, तब जाके हम हाइड्रोजन का उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए कौन सी वो चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो फिजिबल है, सबसे सिंपल है, आसान है, वो है पानी। दोस्तों हमारे दुनिया में, इस धरती के ऊपर पानी बहुत सारा है, और ये पानी बनता है हाइड्रोजन से। 2 हाइड्रोजन के आइटम और 1 ऑक्सीजन का आइटम। तो सिंपल जो हाइड्रोजन जिससे मिल सकता है वो है पानी। तो एक तरीका है कि इस पानी से हम हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। इसे कहते हैं पानी का पृथक्करण। इसे कहते हैं केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिसिस। यानी पानी में जब आप इलेक्ट्रिसिटी आप दौड़ाते हो, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, करंट पास करते हो, तब जैसे बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे 2 ध्रुव होते हैं, वैसे ही जब आप ये करते हो तब कैथोड में पूरे हाइड्रोजन जमा होता है और एनोड में ऑक्सीजन जमा होता है। फिर वो जमा हुआ जो हाइड्रोजन है वो उसे हम निकाल सकते हैं। तो एक तरीका है जो इंसान ने जिसको खोजा है और जिसके ऊपर हम सब काम करते हैं। दूसरा तरीका ऐसा है कि एक और चीज है जो बहुत सारे हाइड्रोजन से बनी है और बहुत हर जगह वो मिलती है, वो है मीथेन। अब ये मीथेन नेचुरल गैस में है, ये बायोमास में हर जगह है। और मीथेन भी कैसे बना है, तो मीथेन बना है 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। तो सिंपल अगर हाइड्रोजन से बनी हुई कोई चीज है तो वो है मीथेन। तो दूसरा तरीका ये भी है कि इस मीथेन को रिफॉर्म करते हैं, यानी इसका ये जो स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूलर, उसको ऐसे बदलते हैं ताकि ये हाइड्रोजन हमें मिले। तो वो भी एक तरीका है कि जिससे हाइड्रोजन तैयार किया जाता है, जिसे रिफॉर्मिंग ऑफ मीथेन ऐसा कहते हैं। और ये करने के बाद जब हाइड्रोजन मिलता है, अभी ये जो हाइड्रोजन है इसमें बहुत एनर्जी है, ये जो हाइड्रोजन है इसमें बहुत सारी एनर्जी डेंसिटी है। तो इस एनर्जी का ही हम उपयोग करेंगे, इस एनर्जी का ही उपयोग हम कर रहे हैं। तो कैसे कर सकते हैं, तो एक तो सिंपल चीज है कि हाइड्रोजन को सिंपल हम जला सकते हैं, वैसे ही सिंपल इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जैसे हम आज की तारीख में नेचुरल गैस जमीन से निकाल रहे हैं, मीथेन उसमें है, मीथेन को स्टोर कर रहे हैं और जब जहां चाहे तब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको जला रहे हैं। नेचुरल घर में रसोई में जला रहे हैं या सीएनजी में जला रहे हैं, वैसे ही सेम हाइड्रोजन भी काम करेगा। हाइड्रोजन को इस्तेमाल करने, हाइड्रोजन को निकालने के बाद, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद आप बड़े बड़े सिलेंडर में या कोई भी स्टोरेज में आप उसको रखिए और जब चाहिए उसका उपयोग कीजिए। तो इस तरीके से एक हाइड्रोजन का उपयोग हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि इस हाइड्रोजन के ऊपर एक स्पेशल बैटरी बन सकती है जिसे फ्यूल सेल कहते हैं। अभी नॉर्मल जो बैटरी आपने देखी होगी जो गाड़ियों में, 2 व्हीलर में, 4 व्हीलर में रहती है, वो लिथियम आयन बैटरी। वैसे ही ये जो बैटरी बनती है वो हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, और इन दोनों के कारण तैयार होता है करंट, तैयार होती है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। और जैसे जैसे हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का उपयोग होता है, इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है, वैसे वैसे इन दोनों का उपयोग के पानी, यानी अल्टीमेटली बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, पानी। एक बार ऐसी बैटरी बनी कि जिसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और जिसमें बिजली या पावर हम जनरेट कर सकते हैं, फिर इस बैटरी का उपयोग हम हर जगह कर सकते हैं, जैसे आज बैटरी का उपयोग हम कर रहे हैं। यानी इस बैटरी से फिर गाड़ियां चल सकती है, 2 व्हीलर चल सकती है, बस चल सकती है,
ट्रकें चल सकती है, और इस तरीके से इस हाइड्रोजन से फिर वो ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल के जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये फ्यूल सेल यानी हाइड्रोजन को फ्यूल सेल में डाल के भी बैटरी जैसा उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये जो बैटरी हाइड्रोजन की स्पेशल बैटरी है जिसे फ्यूल सेल कहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। इसका इन्वेंशन यानी इसकी खोज बहुत पहले हुई। 1839 में सर विलियम ग्रूव करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहली बार दुनिया को बताया कि देखो हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से ऐसी बिजली तैयार की जा सकती है। उन्होंने पानी का पृथक्करण करके या इलेक्ट्रोलिसिस करके वो हाइड्रोजन तैयार किया, उससे वो बैटरी बनाई और बैटरी में बताया कि दुनिया को बताया कि देखो इससे करंट बनता है, इससे बिजली बन सकती है और इसका उपयोग हो सकता है। लेकिन वो इतने छोटे से स्केल पे था कि उससे कुछ उपयोग नहीं हुआ, यानी उसका कुछ घरेलू भी उपयोग नहीं हुआ और कोई कमर्शियल इंडस्ट्रियल तो हुआ ही नहीं। लेकिन उसके बाद इस फ्यूल सेल के ऊपर काम करने वाले अगर कोई साइंटिस्ट है तो वह फ्रांसिस थॉमस बेकन। दोस्तों ये वो महान साइंटिस्ट है कि जिन्होंने इस फ्यूल सेल के ऊपर काम करके करके उस फ्यूल सेल को इतना बेहतर बनाया कि वो आज जैसा हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल देखते हैं उस लेवल तक लेके जाने वाले अगर कोई है, अगर किसी को क्रेडिट देना चाहिए तो वो है फ्रांसिस। 1959 में उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ऐसी वो बैटरी तैयार की कि जिस बैटरी से फिर बिजली तैयार हो सकती है, अपने घरेलू बिजली आप उपयोग कर सकते हो या फिर बड़ी बड़ी गाड़ियां चला सकते हो। ये सब उन्होंने दुनिया के सामने रखा। दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन पहली बार जब मनुष्य ने चांद के ऊपर कदम रखा वो मनुष्य था नील आर्मस्ट्रांग, और जिस देश ने वो यान भेजा था वो था अमेरिका। 1969 में अमेरिका ने ये यान भेजा और उसमें वो नील आर्मस्ट्रांग थे और 2 अदर थे, और उन्होंने वो चांद पे पहला कदम रखा और वो मुहिम सक्सेसफुल की। वो जिस यान को लेके गए थे वो इस यान का नाम था अपोलो 11, अपोलो 11। और उस अपोलो 11 में कौन सी बैटरी थी? तो वो बैटरी थी हाइड्रोजन फ्यूल से। इनफैक्ट इस बैटरी ने उनको एनर्जी भी दी, लेकिन उसके साथ जैसे जैसे पानी तैयार होता वो पानी भी इनकी पीने के लिए काम आया। इस सक्सेस स्टोरी के बाद जब अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, सबके सामने इसको सेलिब्रेट किया तो बताया कि इस चंद्रयान को सक्सेसफुल करने के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस हाइड्रोजन फ्यूल सेल का भी। और जैसे ही इन्होंने 1959 में ये ऐसी बैटरी से सब कुछ हो दुनिया के सामने रखा, अगले साल जनरल मोटर ने दुनिया में पहली बार हाइड्रोजन के ऊपर चलने वाली गाड़ी भी निकाली, कमर्शियली निकाली और दुनिया के सामने रखा। आज की तारीख पे जो हाइड्रोजन तैयार हो रहा है और हाइड्रोजन का जो उपयोग हो रहा है वो कई सारे अलग अलग सेक्टर में अलग अलग चीजों में हो रहा है। सबसे ज्यादा उपयोग यानी जितना भी हाइड्रोजन आज की तारीख में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री इस्तेमाल कर रही है, सबसे ज्यादा उपयोग अगर किसी इंडस्ट्री में हो रहा है तो वो हो रहा है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। दोस्तों ये फर्टिलाइजर यूरिया जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे खेतों में, ये बनने के लिए जरूरी होता है अमोनिया। अमोनिया कैसे बनता है? अमोनिया का जो केमिकल फॉर्मूला है वो NH4 है, यानी उसके लिए चाहिए नाइट्रोजन और उसके लिए चाहिए हाइड्रोजन। तो ये अमोनिया बनाने के लिए जिससे यूरिया बनती है, ये अमोनिया बनाने के लिए आज की तारीख में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट जितना भी हम लोग हाइड्रोजन आज इस्तेमाल कर रहे हैं वो 55%, आधे से भी ज्यादा हाइड्रोजन सिर्फ इसके लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन उससे ज्यादा दूसरे नंबर पे है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। दोस्तों आज की तारीख ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री अगर आपको पता है तो हम नीचे यानी बहुत बड़ी माइनिंग ही है, बहुत नीचे जाके माइनिंग करके एक्सपोर्ट करके नीचे से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस निकाल रहे हैं। तो ये करने के लिए भी बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, पावर लगती है। अब ये एनर्जी कहां से आती है? तो दोस्तों ये उस नेचुरल गैस को उस मीथेन से निकाल के उससे हाइड्रोजन तैयार किया जा रहा है और उसी हाइड्रोजन को फिर से ये क्रैकिंग करने के लिए, ये माइनिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी हम कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये हाइड्रोजन सभी फॉसिल फ्यूल को खत्म करने वाला है, लेकिन एक्चुअली आज की बात यह है कि 25% जो हाइड्रोजन जिसका इस्तेमाल हो रहा है वो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने वाले और ज्यादा से ज्यादा उसका इस्तेमाल करने के लिए ही उसका इस्तेमाल हो रहा है। तीसरा यानी लगभग 10% हाइड्रोजन आज की तारीख में इस्तेमाल हो रहा है मिथेनॉल प्रोडक्शन। मिथेनॉल प्रोडक्शन में यानी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर मिथेनॉल तैयार होता है और उससे कई सारी चीजें आज इंडस्ट्री में बन रही है। इसके अलावा कई
कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है कि जिनको बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा लगती है, जैसे स्टील इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री में लगभग 5 से 7% आज हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो रहा है। और बहुत कम आज की तारीख में हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो रहा है, वो है ट्रांसपोर्टेशन, यानी हाइड्रोजन के ऊपर गाड़ियां, ये बस, ट्रक सब जाने वाला है, तो आज की तारीख में बहुत कम हो रहा है। लेकिन अभी ऐसी प्लानिंग हो रही है कि आने वाले दिनों में यह हाइड्रोजन नेट जीरो एमिशन का काम करेगा। यानी ये तो हुआ आज का उपयोग, हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा, तो हाइड्रोजन के ऊपर बहुत सारी चीजें चलेगी। हाइड्रोजन बहुत सारी इंडस्ट्री में होगा। कैसे होगा, तो सबसे पहले ऐसी इंडस्ट्रीज की जिनको एनर्जी बहुत लगती है, जो आज बहुत बड़े स्केल में फोसाइल फ्यूल, नेचुरल गैस, कोयला, ये सब इस्तेमाल करते हो, वहां हाइड्रोजन काम करने वाला है। अभी इसमें बहुत सारे ट्रायल्स हुए हैं, डेमो प्लांट्स हुए हैं, सब कुछ हुआ है। अभी इसमें से एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है स्टील की इंडस्ट्री। दुनिया में स्टील इंडस्ट्री जहां जहां है, वो बहुत बड़े स्केल में फोसिल फ्यूल का उपयोग करती है, नेचुरल गैस और कोयले का इस्तेमाल करती है। इनफैक्ट हमारे दुनिया में हर साल जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड धरती में एक्स्ट्रा जा रहा है, 8% जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टील इंडस्ट्री से जा रहा है। तो सबसे पहला जो फोकस है वो स्टील इंडस्ट्री को वो सब कम करना। और दुनिया में पहली बार एक स्वीडिश स्टील कंपनी है, उन्होंने पहली बार पूरी तरह से फोसिल फ्यूल हटा के 100% हाइड्रोजन के ऊपर आज उन्होंने प्लांट की शुरुआत की है 2021 में, और दुनिया के सामने रखा है कि हमने फोसिल फ्री ऐसा स्टील बनाना चालू किया। 100% हाइड्रोजन के ऊपर ये प्लांट चल रहा है, और अभी प्लानिंग चल रही है कि दूसरे बाकी के स्टील इंडस्ट्रीज भी ये काम करें। दूसरा, कई सारी बसेस, ट्रक और ये हेवी जो ट्रांसपोर्ट है, जहाज वगैरह, ये सब हाइड्रोजन पे चल सकते हैं। इसके भी डेमो, इसके भी ट्रायल्स हो चुके हैं, और कई सारी कंपनियां हैं जो भी इस हाइड्रोजन के ऊपर चलने वाली गाड़ियों की निर्मित में, एविएशन पर्पस, यानी इस हाइड्रोजन के ऊपर विमानें चल सकती है, स्मॉल और मीडियम डिस्टेंस के लिए चल सकती है। 2020 में पहली बार एक फुल कमर्शियल जो विमान था, वो विमान 100% हाइड्रोजन के ऊपर चला। और अभी किस तरह से ये हाइड्रोजन के ऊपर ये सब विमान चल सकते हैं, इसके ऊपर काम हो रहा है। इनफैक्ट दुनिया में सबसे बड़ी जो विमान बनाने वाली कंपनी है एयरबस, वो एयरबस तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि 2035 तक वो 100% हाइड्रोजन के ऊपर चलने वाले कम से कम 3 मॉडल मार्केट में लाएंगे। इसके अलावा कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज जो आज की तारीख में बहुत बड़ा प्रदूषण कर रही है, बहुत बड़े स्केल में वो नेचुरल गैस, कोयले का इस्तेमाल कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही है, तो इन सभी इंडस्ट्रीज को हम हाइड्रोजन के ऊपर कन्वर्ट करेंगे, ऐसा प्लान हर जगह चल रहा है। अभी ये काम करने के लिए अभी ऐसे प्लानिंग चल रही है, ऐसा काम हो रहा है, इस तरह का सब जगह कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है इसमें। सबसे महत्वपूर्ण इश्यू ये है कि ये हाइड्रोजन आज कैसे तैयार हो रहा है, किस तरीके से आप इसको तैयार कर रही है, सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस हाइड्रोजन का वर्गीकरण किया है। वर्गीकरण किसके ऊपर, कि किस तरह से आप हाइड्रोजन तैयार कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन का जो वर्गीकरण किया है वो कलर के ऊपर किया है, यानी ग्रे, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट, ऐसा सब कुछ है अलग अलग। अब ये जो कलर है, वैसे देखा जाए तो हाइड्रोजन का कोई कलर नहीं होता, हाइड्रोजन कलरलेस होता है। लेकिन ये कलर इसलिए दिया गया है कि ये पता चले कि आपने हाइड्रोजन को कैसे तैयार किया। हाइड्रोजन तैयार करने के लिए क्या लगता है, एक तो लगता है रॉ मटेरियल, तो आपने कौन सा रॉ मटेरियल लिया, और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हाइड्रोजन तैयार करने के लिए लगती है बहुत ज्यादा एनर्जी। तो कौन सी एनर्जी का उपयोग करके आपने हाइड्रोजन तैयार किया है, उसके अनुसार ये कलर्स है। सबसे पहला कलर है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन यानी क्या, जो पूरी तरह से शुद्ध, पूरी तरह से रिन्यूएबल सोर्सेज से ही बनाया है, यानी उसका रॉ मटेरियल क्या है, तो पानी है जो रिन्यूएबल है। तो पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करके हाइड्रोजन बना रहे हैं, और इस प्रक्रिया में जो भी एनर्जी लग रही है वो 100% रिन्यूएबल है, यानी 100% पर्यावरण का ख्याल रखने वाली एनर्जी है। इस तरीके से अगर कोई हाइड्रोजन तैयार होता है तो उसे कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। दूसरा है टर्कोइज हाइड्रोजन। अगर आप इसी प्रक्रिया में, यानी एनर्जी आप ले रहे हो रिन्यूएबल एनर्जी, अच्छी एनर्जी, लेकिन उसी के साथ जो रॉ मटेरियल है वो पानी नहीं, तो अगर आप मीथेन का इस्तेमाल करें, आप नेचुरल गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो है टर्कोइज हाइड्रोजन। और उसका कलर कौन सा होता है, तो अभी आप H2 में जो कलर देखोगे हाइड्रोजन में, तो उस कलर को कहते हैं टर्कोइज हाइड्रोजन।
तीसरा है ब्लू हाइड्रोजन। अभी ब्लू हाइड्रोजन में क्या होता है, तो ब्लू हाइड्रोजन में जो आप रॉ मटेरियल ले रहे हो जिससे हाइड्रोजन तैयार करना है आपको, वो होता है फॉसिल फ्यूल यानी नेचुरल गैस। और इसके लिए जो आप जो प्रक्रिया में जो एनर्जी लगती है बहुत सारी, वो कहां से लाते हैं, तो वो भी लाते हैं फॉसिल फ्यूल से। यानी उसी के लिए भी आप मीथेन का उपयोग कर, नेचुरल गैस का उपयोग कर रहे हैं, आप उसके लिए कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये सब करके आप आज हाइड्रोजन बना रहे हो। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान जो भी कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हो रहा है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को आप क्या कर रहे हो, तो हवा में नहीं डाल रहे हो, तो उसको आप कैप्चर कर रहे हो और स्टोर कर रहे हो। तो जिस प्रक्रिया में आप फॉसिल फ्यूल का हर जगह इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन एमिशन हवा में नहीं डाल रहे हो, आप एमिशन को कैप्चर करके स्टोर कर रहे हो, तो उसे कहते हैं ब्लू हाइड्रोजन। अब ये कैप्चर जो है, ये ब्लू हाइड्रोजन को रखना, एक तो जहां हाइड्रोजन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वही आप स्टोर कर सकते हो, नहीं तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को कहीं दूर लेके जाके कार्बन डाइऑक्साइड का एक टर्मिनल बना सकते हैं और वहां पूरा कार्बन डाइऑक्साइड वहां जमा कर सकते हैं। ऐसा एक तरीका है। इसके आगे है ग्रे हाइड्रोजन। अभी ग्रे हाइड्रोजन तो ऐसा हाइड्रोजन है कि जिस हाइड्रोजन में आप फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, नेचुरल गैस ले रहे हैं, उसका रिफॉर्मिंग से आप हाइड्रोजन बना रहे हैं, और पूरी जो एनर्जी लगती है, जो एनर्जी वो पूरी तरह से 100% फॉसिल फ्यूल है, यानी कोयला है, नेचुरल गैस है, और इससे जो भी प्रदूषण हो रहा है, जो भी एमिशन हो रहा है, उसको आप हवा में ही छोड़ रहे हैं, राइट। तो उसका कोई आप कैप्चर नहीं कर रहे हो, और ऐसे करके जो हाइड्रोजन आज की तारीख में बन रहा है वो है ग्रे हाइड्रोजन, और इससे इतने सारा धुआं और प्रदूषण हो रहा है। दूसरा है ब्लैक हाइड्रोजन। अभी ब्लैक हाइड्रोजन यानी वो हाइड्रोजन की जो तैयार हो रहा है कोयले से। कोल का एक गैसिफिकेशन प्रक्रिया होती है, यानी कोयले से आप गैस तैयार करते हैं और उस गैस से फिर हाइड्रोजन निकलता है, और इस पूरी प्रक्रिया में बहुत सारी एनर्जी लगती है, जो एनर्जी 100% फॉसिल फ्यूल से आ रही है, और बहुत सारा प्रदूषण इससे होता है। इसके अलावा और एक हाइड्रोजन है जिसे कहते हैं रेड, पिंक या पर्पल। यह हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है कि जिसके प्रक्रिया में न्यूक्लियर एनर्जी उसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा और एक हाइड्रोजन है जिसे कहते हैं येलो हाइड्रोजन। येलो हाइड्रोजन यानी वो हाइड्रोजन की जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी और फॉसिल एनर्जी दोनों का उपयोग होता है, और इससे यानी दोनों का मिक्सचर होता है और हाइड्रोजन तैयार किया जाता है। इसके अलावा और एक हाइड्रोजन है जिसे कहते हैं गोल्ड हाइड्रोजन या व्हाइट हाइड्रोजन। दोस्तों, जिस तरीके से आज हम नेचुरल गैस निकाल रहे हैं पृथ्वी में से, यानी वहां नेचुरल गैस का स्टोरेज है, वहां डायरेक्ट उसमें मीथेन है जिसको हम निकाल रहे हैं और सीएनजी पीएनजी करके इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे ही साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि ऐसे ही जमीन के अंदर बहुत सारा हाइड्रोजन भी है जो शुद्ध है। तो अगर हम डीप माइनिंग करें, हम और अंदर जाए, तो शायद हमें उस हाइड्रोजन मिल सकता है जो पूरे शुद्ध हो, हमें कुछ उसको मैन्युफैक्चरिंग करने की जरूरत नहीं, वैसे के वैसे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उस हाइड्रोजन को कहा गया है गोल्ड या व्हाइट हाइड्रोजन। तो दोस्तों, सबसे पहला इशू आज की तारीख में हाइड्रोजन को लेके ये है कि आज जो भी हाइड्रोजन का जो निर्माण हम कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, 90% से भी ज्यादा, 90% से भी ज्यादा ये हाइड्रोजन बन रहा है ग्रे हाइड्रोजन, यानी ग्रे हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन में एक तो आप फॉसिल फ्यूल यानी नेचुरल गैस का इस्तेमाल कर रहे हो, वो तैयार करने के लिए पूरा कोयला या नेचुरल गैस पूरा फॉसिल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत सारा एमिशन आप हवा में छोड़ रहे हैं, और ये करने के बाद फिर आपको मिल रहा है हाइड्रोजन। और उसमें क्या हो रहा है, तो उसमें 1 किलो हाइड्रोजन के पीछे आप बहुत सारे किलो आप एमिशन, कम से कम 9 किलो इतना कार्बन डाइऑक्साइड आज आप हवा में छोड़ रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप इसके बारे में, अगर ये सभी चीजें डेमोन्स्ट्रेट की हुई, ये सभी स्टडीज अवेलेबल है, आप जरा इंटरनेट पे जाओगे तो आपको पता चलेगा। अनेक संस्था जो और साइंटिस्ट, एनजीओज ने ये सामने रखा है कि ये जो काम करके आप जो हाइड्रोजन का निर्माण कर रहे हैं, और वो हाइड्रोजन करके आप जितना सोच रहे हो कि हम लोग क्लीन एनर्जी के काम करेंगे, ये इतना सारा प्रदूषण इस पूरे प्रक्रिया में हो रहा है, इतना ज्यादा कि उससे बेहतर होता है कि आप डायरेक्ट कोयला का इस्तेमाल करें। यानी जिस एनर्जी के लिए आप आज हाइड्रोजन तैयार कर रहे हो, उस हाइड्रोजन आज इतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है कि उससे अच्छा होता कि आप डायरेक्ट कोयला इस्तेमाल करेंगे तो कम प्रदूषण होता। डायरेक्ट अगर आप नेचुरल गैस इस्तेमाल करेंगे तो कम प्रदूषण होगा। ये चीज उन्होंने दुनिया के सामने रखी है। लेकिन सभी अभी इंडस्ट्री क्या बोल रही है कि नहीं, ग्रे हाइड्रोजन नहीं, हम ब्लू हाइड्रोजन के ऊपर जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ब्लू हाइड्रोजन बनाने वाले हैं, ग्रे नहीं बन रहा है आज ग्रे ही।
लेकिन करने वाले हैं ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। रियलिटी क्या है? तो रियलिटी ये है कि ये सब ब्लू हाइड्रोजन यानी उसमें भी सब वैसे ही होगा, उसमें भी पूरा फोसाइल फ्यूल से ही वो मीथेन से ही हम लोग हाइड्रोजन निकालने की कोशिश करेंगे। जो भी एनर्जी लगती है वो पूरी तरह से फोसाइल होगी, कोयला होगा, मीथेन नेचुरल गैस होगी। और हम बोल रहे हैं कि जितना भी एमिशन होगा उसको 100% हम कैप्चर करेंगे और स्टोर करेंगे। लेकिन इस पूरे जितने भी ब्लू हाइड्रोजन के आज की तारीख में प्लांट लगे हुए हैं, जहां जहां ब्लू हाइड्रोजन का काम चल रहा है, एक तो आपने देखा कि 90% तो ग्रे ही हाइड्रोजन है, तो उसमें वो एमिशन लेने का कैप्चर करने का तो कोई नहीं कर रहा है। हाइड्रोजन तैयार करने के लिए पूरा प्रदूषण हवा में जा रहा है। लेकिन जहां ब्लू हो रहा है, जहां ऑलरेडी जो ब्लू हो रहा है और जिसके ऊपर आप इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहे हो पूरी दुनिया में, उसके भी अगर रिजल्ट आप देखोगे, और ये रिजल्ट अवेलेबल है, ये रिजल्ट अवेलेबल है, अगर आप नेट पे जाओगे हर जगह सर्च करोगे तो ये सब केस स्टडीज अवेलेबल। तो ये ब्लू हाइड्रोजन भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है, यानी इससे अच्छा है कि डायरेक्ट आप फोसिल फ्यूल को इस्तेमाल करो, वो कम प्रदूषण करेगा। ऐसी चीज आज दुनिया के सामने, इस सभी इंडस्ट्रीज के सामने ये सभी संस्थाएं रख रही है, साइंटिस्ट रख रहे हैं। इनफैक्ट एक बहुत महान साइंटिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट होवार्थ, वो बोल रहे कोई इसमें इसके पीछे साइंस ही नहीं है। ये जो हाइड्रोजन हम तैयार कर रहे हैं और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये सिर्फ पानी तैयार करेगा, ये बनाने के लिए इतना बड़ा एमिशन कर रहे हैं कि इससे अच्छा है कि फॉसिल फ्यूल करें। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि ये सभी जो इंडस्ट्रीज है ना, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, सबसे पहले तो ये सब बताने का काम, मार्केटिंग का काम, सब कुछ काम, ये हाइड्रोजन इतना अच्छा है, ये सब काम कर रही है आज की ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, ऑयल एंड गैस कंपनीज। ये ऑयल एंड गैस कंपनी है जो पूरी तरह से 100 ये हाइड्रोजन के सेक्टर में वो एक काम कर रही है। और इनका तो बोलना है कि ये कंपनियों ने ये मार्केटिंग का एजेंडा, उनका एजेंडा है कि आज की उनकी जो ऑयल एंड गैस कंपनी उसको सेव करे, जो भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है, जो उनका पैसा लगा हुआ है, वो पैसा वैसे ही बनता रहे, बस इसी के लिए ये काम चल रहा है। इनफैक्ट अभी फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री यानी ये पूरे ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन के प्लांट उन्होंने ही लगाए। वो कहते हैं कि हम आने वाले दिनों में 90% यानी जितना भी एमिशन जाएगा ब्लू हाइड्रोजन बनाने के लिए, यानी ब्लू हाइड्रोजन यानी वही फॉसिल सब जगह, तो उस पर 90% जो एमिशन है वो हम कैप्चर करेंगे, ऐसा वो बोल रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है? अभी ये सभी जो प्लांट किसने लगाया है ब्लू हाइड्रोजन के, जो भी आज की तारीख में चल रहे हैं, वो सभी दुनिया के सबसे अमीर ऐसी कंपनियों ने लगाए। ऑयल एंड गैस कंपनी यानी दुनिया के सबसे अमीर कंपनी, इन्होंने लगाए हैं। अभी इनके पास सबसे ज्यादा पैसे भी है, इनके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी, सब कुछ है। इतना करने के बावजूद कितना कैप्चर कर रहे हैं वो? 48% आज की तारीख में जो कुछ एमिशन बाहर जा रहा है उसको कैप्चर हो रहा है, बाकी जाता नहीं। इनफैक्ट सिर्फ उतनी बात नहीं है दोस्तों, देखो आप जब नेचुरल गैस को उसको निकाल रहे हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं उसको जलाने के लिए, एक बार नेचुरल गैस या मीथेन जला तो उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी की चीजें बनती है, और उससे कितना वायु प्रदूषण या ग्लोबल वार्मिंग होते हैं हम सब जानते हैं। लेकिन अगर उसके पहले मीथेन अगर लीक हुआ, उसके पहले अगर नेचुरल गैस कहीं से लीक हो रहा है और डायरेक्टली हवा में जा रहा है, तो ये मीथेन, ये गर्मी 80 से 90 गुना, 80 से 90% नहीं, 80 से 90 गुना ज्यादा बढ़ाता है। नॉर्मल मीथेन जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जितना गर्मी करेगा उससे 80 गुना ज्यादा ये मीथेन तैयार करता है। और ये पूरे चीजों में, ये पूरे जो वैल्यू चेन आज की तारीख में है, यानी जैसे आप मीथेन निकाल रहे हो, जहां जहां से मीथेन जा रहा है उसको ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, हर जगह लीकिंग होती है। इनफैक्ट वही कारण है कि जिसके वजह से आईपीसीसी ने जो रिपोर्ट अभी दी है पिछले साल, वहां बताया कि पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है मैक्सिमम मीथेन की वजह से हुई। 40% इज बिकॉज ऑफ मीथेन, ये नेचुरल गैस। पिछले 15-20 साल से ये बहुत मार्केटिंग कर रहे हैं सीएनजी की, पीएनजी की, और इसके वजह से जो मीथेन तैयार हो, जो नेचुरल गैस जो लीक हो रहा है, उसकी वजह से इतनी पोल्यूशन हो रहा है। तो ये जो ब्लू हाइड्रोजन है, ये ब्लू हाइड्रोजन यानी आज की तारीख में तो ऑफिशियल स्ट्रेटेजी बन चुकी है। जहां जो देश अभी हाइड्रोजन के ऊपर काम कर रहे हैं, इनफैक्ट उनकी ऑफिशियल, अभी हमारे देश की भी ऑफिशियल हाइड्रोजन पॉलिसी बन रही है। हर देश की जो ऑफिशियल हाइड्रोजन पॉलिसी, उनका रोड मैप जो बन रहा है वो 100% इस ब्लू हाइड्रोजन के ऊपर है। यानी फोसाइल का ही उपयोग करेंगे, फोसाइल ही नेचुरल गैस, फोसाइल ही फ्यूल सबका इस्तेमाल करेगा और
हाइड्रोजन बनाएंगे और ब्लू बनाएंगे और उसको एमिशन निकालेंगे। ऐसी पूरी दुनिया में बस इसी के ऊपर प्लानिंग है। अमेरिका, जापान, यूरोपियन या चाइना, जो कोई है, इनफैक्ट सभी पूरी दुनिया जो लोग इस पे काम कर रहे हैं अच्छी तरह से, जो साइंटिस्ट है, जो एनजीओ है, जो संस्थाएं जो इसके ऊपर काम कर रही है, वो डायरेक्टली बोल रही है कि ये सब डायरेक्ट मार्केटिंग है, ये प्योर लॉबिंग है ऑयल एंड गैस कंपनी की। वो अपने धंधे को बचाना चाहते हैं। वो इस ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट के ऊपर क्या असर हो उनको कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि इन चीजों को साइंस सपोर्ट ही नहीं करता, ऐसे वो कहते हैं। और ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं ये सब अवेलेबल है नेट के ऊपर। ये प्योर मार्केटिंग है ऑयल एंड गैस कंपनी की, जो अभी हाइड्रोजन के ऊपर वो काम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हाइड्रोजन इकोनॉमी और हाइड्रोजन सब कुछ आने। क्योंकि अगर कुछ करना है, अगर 100% आपको हाइड्रोजन के ऊपर काम करे तो एक ही तरीका, वो है ग्रीन हाइड्रोजन। एक तो आप पानी का इस्तेमाल करो और उसके लिए जो एनर्जी लगती है जो ज्यादा, वो कंपलसरी रिन्यूएबल होनी चाहिए, वो कंपलसरी बायोफ्यूल होनी चाहिए या सोलर व्हीलर जो कुछ है वो होनी चाहिए, तभी आप वो बोल सकते हो। नहीं तो ये ब्लू तो बिल्कुल नहीं है, ये और ज्यादा इस हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। दूसरा, देखो आपने बना लिया, चलो आपने बना लिया ऐसा मान के चलते। दूसरा मैं आपको बोलता हूं, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इसका जो प्रॉब्लम है स्टोरेज। आपने देखा पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला आता है हाइड्रोजन, सबसे हल्का है हाइड्रोजन, उसका सिर्फ एटॉमिक नंबर 1 है। उसको स्टोर करने के लिए बहुत ज्यादा जगह लगती है। नेचुरल गैस आज के तारीख में मीथेन या नेचुरल गैस या सीएनजी का जो आप सिलेंडर देखते हो, उसको जितना वॉल्यूम लगता है, जितनी स्टोरेज लगती है, उससे 3 गुना, यानी सेम एनर्जी अगर आपको हाइड्रोजन से चाहिए तो कम से कम 3 गुना सिलेंडर आपको लगे। अभी जितने भी सीएनजी के प्लांट हम लोग कर रहे हैं, उस सीएनजी के प्लांट में बहुत बड़ी लागत सिलेंडर्स की है। ये सिलेंडर, कंप्रेसर, कैस्केड इसकी है। यानी उस मीथेन को, सीएनजी को स्टोर करने में इतना पैसा लगता है और इसलिए वो महंगा है सीएनजी का प्लांट बनाना, बायो सीएनजी का प्लांट बनाना, एमसीएनजी का प्लांट बनाना। और ये कह रहे हैं कि अभी हाइड्रोजन ऐसी चीज है कि जिसको 3 गुना ज्यादा स्पेस लगती है, तो सोचिए कैसे स्टोर करेंगे। और इतना ही नहीं, स्टोर करने के लिए बहुत सारी एनर्जी भी लगती है। हाइड्रोजन अगर आप ऐसे स्टोर करोगे तो 13% एनर्जी तो सिर्फ उसको स्टोर करने में जाती है। यानी जितनी एनर्जी आप स्टोर कर रहे हो ना, 13% जाएगी आपको स्टोर करने। लेकिन इस नेचुरल गैस जैसे अगर आप सीएनजी से एलएनजी कर रहे हो, यानी लिक्विफिकेशन कर रहे हो, तो इसमें अगर आप हाइड्रोजन को लिक्विफाइड हाइड्रोजन कर रहे हो तो 40% और एनर्जी उसमें चली जाती है। यानी कुछ फिजिबिलिटी नहीं है इन सब चीजों की। और इसके आगे तो इसका वैल्यू चेन, आप जहां से मीथेन निकालोगे, उस मीथेन की रिफॉर्मिंग करोगे, हाइड्रोजन तैयार करोगे, उसका ट्रांसपोर्टेशन करोगे, स्टोरेज करोगे, उसके बाद फिर उसे फ्यूल सेल में उसको कन्वर्ट करोगे, बैटरी करोगे, और वो फिर जाके किसी गाड़ी में लगेगी और फिर से वो इलेक्ट्रिसिटी तैयार करेगी। हो सकता है कि शुरुआत में भी आपको इलेक्ट्रिसिटी लगे, उसको क्रैकिंग करने के लिए पानी को हाइड्रोलाइसिस करने है, रिफॉर्मिंग करनी है, फिर से जाके फिर से आप वो अल्टीमेट इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर। ये पूरा जो चक्कर है, इस पूरे चक्कर में 60% अगर एनर्जी लॉस होती है तो कैसे होगा ये पता। ये फिजिबिलिटी है कि हाइड्रोजन का इतना बड़ा वैल्यू चेन है। अभी हमारा वैल्यू चेन देखिए, हमारी जो फैक्ट्री है उसके बाजू में 5 किलोमीटर के रेडियस में अभी आप सभी कर रहे। नेपियर ग्रास इतना सिंपल आसान सा तरीका, ये हाइड्रोजन है, आप सोच नहीं सकते हर चीज में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी इसके लिए एकदम नया इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। आप हाइड्रोजन के लिए आज की तारीख में जो बना हुआ है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज अगर मीथेन का स्टोरेज के लिए आपका कुछ है, अगर आप ऑयल गैस कुछ रख रहे हो, उसका स्टोरेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये कुछ नहीं चलता हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए हर चीज के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, जिसके लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है। और ये पैसा सिर्फ आज की तारीख में ऑयल एंड गैस वो कंपनी डाल रही है, खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उनका अपना धंधा चालू रखना है। नहीं तो ये फिजिबल ही नहीं हमारे जैसे डेवलपिंग नेशंस। बहुत ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इस स्टोरेज में है। लेकिन दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज, यानी जिस चीज के ऊपर कई सारे साइंटिस्ट तो ऐसे हैं कि जो बोल रहे हैं कि ये पहली चीज है, यानी बाकी सब छोड़िए, नंबर 1 इश्यू की जिसके वजह से हाइड्रोजन से दूर रहना चाहिए, वो उसका ज्वलनशील। हाइड्रोजन जलता नहीं है, वो फटता है। हाइड्रोजन बॉम्ब जैसे काम करता है। यानी कोई भी फ्यूल अगर जलेगा तो ये जलेगा नहीं, फटता है, इतना ज्वलनशील है।
हाइड्रोजन को लेके जितने भी हादसे हुए वो अगर आप देखोगे, और इस इनफ्लेमेबिलिटी के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में जब आप इनके बारे में पढ़ोगे तो कई सारे साइंटिस्ट लोगों को ये मैंने बोलना है कि बस इसी के लिए हाइड्रोजन नहीं करना चाहिए, बाकी सब छोड़िए आप। यानी हाइड्रोजन को स्टोर करके अपने साथ में रखना, यानी यानी बॉम्ब तैयार करके अपने पास रखना जो कभी भी फट सकता है, ऐसी चीज एक्चुअल में है। और इस चीज के साथ कैसे आप घरेलू या इंडस्ट्रियल ऐसे काम करोगे। छठवीं बात कि ये जो हाइड्रोजन है ये बहुत कोरोसिव है, यानी जिस मेटल के इसमें आप उसको रखेगा तो उस मेटल को वो करोड करता है, कोरोजन करता है। यानी जिस अगर आपने बक्से में रखा उसको अगर किसी सिलेंडर में रखा तो सिलेंडर धीरे 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 करके लीक होना होगा और ऑक्सीजन बाहर होगा। तो इसकी ड्यूरेबिलिटी भी जो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ अगर आप देखोगे तो बहुत कम है, बहुत जल्दी करोड करता है मेटल्स को और एस्केप हो सकता है एनवायरनमेंट में। और इंपॉर्टेंट चीज है उसका फ्यूल सेल, जिस हाइड्रोजन स्पेशल बैटरी की जिस हम बात कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी अगर आप देखोगे, नॉर्मल हमारी जो बैटरी है लिथियम आयन बैटरी वो उससे 3 गुना बेहतर, 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट है। तो ऐसी परिस्थिति है हाइड्रोजन की। और इस परिस्थिति में अगर हम ब्लू हाइड्रोजन की बात करें, इस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आई मीन फिजिबल ही नहीं है। अगर हमें सच में नेट जीरो एमिशन के ऊपर काम करना है, अगर हमें सच में सस्टेनेबल फ्यूल के ऊपर काम करना है या इस आने वाले दिनों में इस दुनिया का ख्याल रखना है तो एक ही फोकस, एक ही सिंपल सॉल्यूशन उसका है जो प्रकृति ने, मां ने करोड़ों साल से हमारे सामने रखा है, वो है बायोफ्यूल। दूसरा है ही नहीं। अगर आप देखो ना, अभी इतने सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, इतने सारे पॉइंट्स के में आप किसी भी पॉइंट के ऊपर आप कंपैरिजन कीजिए ना, हम किस तरह से बायोफ्यूल बना रहे हैं, किस तरह से उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। आज की तारीख में आपका जो भी स्टोरेज है, आज आपका कोयले का स्टोरेज है वो हमारे लिए उपयोग है, आज आपका सीएनजी का है वो हम बायो सीएनजी, यानी कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इसे ड्रॉपिंग फ्यूल कहते हैं। जिस तरह से हमारे घर में रसोई में आप डीजल का टैंक तो नहीं रखते, डीजल का बक्सा तो नहीं रख सकते ना रसोई में, कभी भी डीजल को आग लग सकती है, फट सकता है। उससे भी कई गुना डेंजरस है ये हाइड्रोजन। लेकिन जैसे हम घर में अपना पाम तेल रख सकते हैं, मूंगफली का तेल रख सकते हैं घर में रसोई में, वैसे उससे भी कई ज्यादा सुरक्षित है हमारे ये पिलेट्स, एम पिलेट्स। यानी बायोफ्यूल जो चीज है, अगर इसका आप ट्रांसपोर्टेशन हर चीज